Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में। आप कह सकते हैं अध्याय 7 के बारे में, जिसका टाइटल है फेडरलिज्म। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं संघवाद। और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। आप कह सकते हैं परिचय। Look at the political maps on next two pages of India 1947 and 2017। आप कह सकते हैं कि भारत के 1947 और 2017 के राजनीतिक मानचित्रों मतलब पॉलिटिकल मैप्स अगले दो पृष्ठों पर मतलब ऑन नेक्स्ट टू पेजेस को देखिए। They have changed dramatically over the years। आप कह सकते हैं कि वर्षों के दौरान इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। Boundaries of states have changed, names of states have changed, and the number of states have changed। आप कह सकते हैं कि राज्यों की सीमाएं बदली हैं। आप कह सकते हैं कि boundaries of states have changed। राज्यों के नाम बदले हैं। आप कह सकते हैं names of states have changed। और राज्यों की संख्या भी बदल गई है। आप कह सकते हैं कि and the number of states has changed। When India became independent, we had a number of provinces that the British government had organized only for administrative convenience। आप कह सकते हैं कि जब भारत मतलब इंडिया स्वतंत्र हुआ मतलब इंडिपेंडेंट हुआ, तब हमारे पास कई प्रांतीय मतलब कि प्रोविंसेस थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केवल प्रशासनिक सुविधा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया था। आप कह सकते हैं कि when India became independent, we had a number of provinces that the British government had organized only for administrative convenience। Then a number of princely states merged with the newly independent Indian Union। आप कह सकते हैं कि इसके बाद कई रियासतें मतलब कि a number of princely states नवनिर्मित स्वतंत्र भारतीय संघ आप कह सकते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन में विलय हो गई मतलब मर्ज हो गई। These were joined to the existing provinces। आप कह सकते हैं कि इन रियासतों को मौजूदा प्रांतों मतलब एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस के साथ जोड़ा गया। दिस इज व्हाट यू सी इन द फर्स्ट मैप। आप कह सकते हैं कि यह वही है जो आप पहले मानचित्र मतलब फर्स्ट मैप में देखते हैं। Since then boundaries of states have been reorganized many times। आप कह सकते हैं कि तब से राज्यों की सीमाओं मतलब कि बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स का कई बार पुनर्गठन किया गया है। During this entire period, not only did boundaries of states change, but in some cases, even their names changed according to the wishes of the people of those states। आप कह सकते हैं कि इस पूरे समय में मतलब ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड ना केवल राज्यों की सीमाएं बदली, आप कह सकते हैं नॉट ओनली डिड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स चेंज, बल्कि कुछ मामलों में उन राज्यों की जनता की इच्छा के अनुसार उनके नाम भी बदले गए। आप कह सकते हैं कि बट इन सम केसेस इवन देयर नेम्स चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ दोज स्टेट्स। Thus मैसूर चेंज टू कर्नाटका एंड मद्रास बिकेम तमिलनाडु। आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया और मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया। The maps show these large scale changes that have taken place in the span of over 70 years। आप कह सकते हैं कि इन मानचित्रों मतलब मैप्स
में पिछले 70 वर्षों मतलब 70 ईयर्स में हुए इन बड़े पैमाने के परिवर्तनों को दर्शाया गया है। In a way, these maps also tell us the story of functioning of federalism in India. आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये मानचित्र मतलब कि मैप्स भारत में संघवाद मतलब कि आप कह सकते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया के कार्य मतलब फंक्शनिंग करने की कहानी भी बताते हैं। After studying this chapter, you will be able to understand the following. आप कह सकते हैं कि इस अध्याय मतलब चैप्टर का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित बातों को समझ सकेंगे। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फेडरलिज्म? आप कह सकते हैं संघवाद मतलब फेडरलिज्म क्या है। सेकेंड पॉइंट, द फेडरल प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय प्रावधान मतलब फेडरल प्रोविजंस क्या हैं। थर्ड पॉइंट, द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड। आप कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों मतलब कि सेंटर एंड द स्टेट्स के संबंधों में शामिल प्रमुख मुद्दे क्या हैं। और अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, द स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर्स। आप कह सकते हैं कि उन विशेष राज्यों मतलब कि सर्टेन स्टेट्स के लिए प्रावधान मतलब कि आप कह सकते हैं प्रोविजंस जो अपनी विशिष्ट संरचना मतलब डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन और ऐतिहासिक विशेषताओं मतलब हिस्टोरिकल फीचर्स के कारण अलग हैं। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 151 है। इस पे एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप बना है, इंडिया इन 1947। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 152 है। इस पर भी एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप बना है। यही 2 पॉलिटिकल मैप्स हैं जिनका जिक्र इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन सेक्शन में किया गया है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म के बारे में। आप कह सकते हैं संघवाद मतलब फेडरलिज्म क्या है। यूएसएसआर was one of the world's superpowers, but after 1989 it simply broke up into several independent countries. आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर जिसे आप कह सकते हैं सोवियत संघ और इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, दुनिया की महाशक्तियों में से एक था, लेकिन 1989 के बाद यह कई स्वतंत्र देशों मतलब सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज में विभाजित हो गया। One of the major reasons for its breakup was the excessive centralization and concentration of power and the domination of Russia over other regions with independent languages and cultures of their own, example उज्बेकिस्तान। आप कह सकते हैं कि इसके विघटन मतलब कि ब्रेकअप या फिर आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन, और डिसइंटीग्रेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं विघटन या फिर कह सकते हैं टूटना या फिर कह सकते हैं अलग अलग हो जाना, जिसे आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट होना के प्रमुख कारणों मतलब मेजर रीजंस में से एक था अत्यधिक केंद्रीकरण, आप कह सकते हैं एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, और शक्ति का एक ही स्थान पर सिमटना, आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर, तथा रूस का मतलब कि आप कह सकते हैं रशिया का अन्य क्षेत्रों पर प्रभुत्व जिनकी अपनी अलग भाषाएं और संस्कृतियां थीं। आप कह सकते हैं कि and the domination of Russia over other regions with independent languages and cultures of their own, जैसे उज्बेकिस्तान। Some other countries like Czechoslovakia, Yugoslavia and Pakistan also had to face a division of the country. आप कह सकते हैं कि अन्य कुछ देशों जैसे चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया और युगोस्लेविया और पाकिस्तान को भी देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। Canada became very close to a breakup between the English speaking and the French speaking regions of that country. आप कह सकते हैं कि कनाडा मतलब कनाडा
भी अपनी अंग्रेजी भाषी मतलब इंग्लिश स्पीकिंग और फ्रेंच भाषी मतलब फ्रेंच स्पीकिंग क्षेत्रों मतलब रीजन्स के बीच विभाजन के कगार पर पहुंच गया था। Is not it a great achievement that India, which emerged as an independent nation state in 1947 after a painful partition, has remained united for over 7 decades of its independent existence? आप कह सकते हैं कि क्या यह एक बड़ी उपलब्धि मतलब ग्रेट अचीवमेंट नहीं है कि भारत जो 1947 में एक दर्दनाक विभाजन मतलब कि आप कह सकते हैं पेनफुल पार्टीशन के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा, अपने स्वतंत्र अस्तित्व के 7 दशकों मतलब कि 7 डिकेड्स से भी अधिक समय तक एकजुट मतलब यूनाइटेड बना हुआ है। What accounts for this achievement? आप कह सकते हैं कि इस उपलब्धि मतलब अचीवमेंट के पीछे क्या कारण है? Can we attribute it to the federal structure of governance that we in India adopted through our constitution? आप कह सकते हैं कि क्या इसका श्रेय हम उस संघीय शासन मतलब कि आप कह सकते हैं फेडरल संघीय शासन संरचना मतलब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस को दे सकते हैं जिसे भारत ने अपने संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अपनाया। All the countries mentioned above were federations. आप कह सकते हैं कि उप, ऊपर उप, ऊपर उल्लेखित सभी देश संघीय व्यवस्था वाले थे, yet they could not remain united. आप कह सकते हैं कि फिर भी वे एकजुट मतलब यूनाइटेड नहीं रह सके। Therefore, apart from adopting a federal constitution, the nature of that federal system and the practice of federalism must also be important factors. आप कह सकते हैं कि इसलिए केवल संघीय संविधान मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाना ही नहीं बल्कि उस संघीय प्रणाली आप कह सकते हैं फेडरल सिस्टम की प्रकृति मतलब नेचर और संघवाद के व्यवहारिक अनुपालन मतलब कि प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म भी महत्वपूर्ण कारक हैं मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आप कह सकते हैं कि therefore apart from adopting a federal constitution the nature of that federal system and the practice of federalism must also be important factors। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज आप कह सकते हैं वेस्ट इंडीज में संघवाद मतलब फेडरलिज्म। यू हैव यू मे हैव हर्ड अबाउट द क्रिकेट टीम ऑफ वेस्ट इंडीज आप कह सकते हैं कि आपने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा। बट इज देयर अ कंट्री कॉल्ड वेस्ट इंडीज आप कह सकते हैं कि लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश मतलब कंट्री है। लाइक इंडिया वेस्ट इंडीज वॉज ऑल्सो कोलोनाइज बाय द ब्रिटिश आप कह सकते हैं कि भारत की तरह मतलब लाइक इंडिया वेस्ट इंडीज भी ब्रिटिश उपनिवेश रहा था। आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज वॉज ऑल्सो कोलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। In 1958, the Federation of West Indies came into being. आप कह सकते हैं कि 1958 में वेस्ट इंडीज का एक संघ मतलब फेडरेशन अस्तित्व में आया। It had a weak central government and the economy of each unit was independent. आप कह सकते हैं कि इसमें एक कमजोर केंद्रीय सरकार मतलब कि वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और प्रत्येक इकाई मतलब ईच यूनिट की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था मतलब इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। These features and political competition among the units led to the formal dissolution of the federation in 1962। आप कह सकते हैं कि इन विशेषताओं मतलब कि फीचर्स और इकाइयों मतलब यूनिट्स के बीच की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन ने 1962 में उस संघ के औपचारिक विघटन मतलब कि फॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ द फेडरेशन को जन्म दिया। Later in 1973, by Treaty of Chiguaramas, the independent island
establish joint authorities in the form of a common legislature, Supreme Court, a common currency, and to a degree a common market known as the Caribbean Community. आप कह सकते हैं कि बाद में 1973 में चिगवारा मास संधि मतलब ट्रीटी ऑफ चिगवारा मास के तहत स्वतंत्र द्वीपों मतलब इंडिपेंडेंट आइलैंड्स ने एक संयुक्त प्राधिकरण बनाया मतलब कि आप कह सकते हैं स्टैब्लिश जॉइंट अथॉरिटीज जिसमें एक साझा विधायिका मतलब कि कॉमन लेजिस्लेचर, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, एक समान मुद्रा मतलब अ कॉमन करेंसी और कुछ हद तक एक साझा बाजार मतलब कि कॉमन मार्केट शामिल था जिसे कैरिबियन समुदाय मतलब कैरिबियन कम्युनिटी कहा गया। The Caribbean community has even a common executive and heads of the governments of member countries are members of this executive। आप कह सकते हैं कि कैरेबियन समुदाय मतलब कैरेबियन कम्युनिटी की अपनी एक साझा कार्यपालिका मतलब कि कॉमन एग्जीक्यूटिव भी है और सदस्य देशों मतलब कि मेंबर कंट्रीज की सरकारों मतलब गवर्नमेंट्स के प्रमुख मतलब हेड्स इस कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के सदस्य मतलब मेंबर्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि द कैरिबियन कम्युनिटी हैज इवन अ कॉमन एग्जीक्यूटिव and heads of the governments of member countries are members of this executive. Thus, the units could neither live together as one country nor can they live separately। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार ये इकाइयां मतलब यूनिट्स ना तो एक देश के रूप में साथ रह सकीं और ना ही पूरी तरह अलग अलग रह सकती हैं। आप कह सकते हैं कि thus the units could neither live together as one country nor can they live separately। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.